हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल प्राइम एजुकेशन जोन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 1 जो कि है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जो कि है आपका साइंस 2 का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, ये महाराष्ट्र बोर्ड का कंटेंट है। अगर आप एनसीईआरटी वाले स्टूडेंट भी अगर देख रहे हो तो बिल्कुल देख सकते हो। आपको सिर्फ कंटेंट समझना है और समझ के उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो आप सीखो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, कोई भी मीडियम हो, वो आपके लिए बैरियर नहीं होना चाहिए। चलो, देखो, ये चैप्टर आपका थोड़ा सा बड़ा भी है और अगर आप टेक्स्ट बुक के कंटेंट को पूरा पढ़ने जाओगे तो आपको थोड़ा सा बोर भी होगा। स्टार्टिंग में ही मैं बता देता हूँ कि मैं आपको जो है बिल्कुल अपने अंदाज में पढ़ाने वाला हूँ, तो आपको मज़ा भी आएगा, एंटरटेनिंग भी लगेगा और इंटरेस्टिंग भी लगने वाला है। ठीक है, देखो, इसमें आप जो है नई नई चीज़ें सीखने वाले हो। देखो, क्लास 10th के इसमें जो है आप हेरिडिटरी चेंजेस के बारे में सीखोगे। ये मे भी अगर आपको पता होगा तो देखो, कुछ कुछ मेन टर्म्स हैं यहाँ पे। ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलोकेशन हो गया, ट्रांसलेशन हुआ, लेमार्किज्म क्या है, ह्यूमन इवोल्यूशन क्या है, डार्विन थियरी क्या है, इवोल्यूशन वगैरह क्या है, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, तो सब कुछ है। तो थोड़े पार्ट्स जो है आप डिटेल में इनके रीड करने जाओगे तो आपको बोरिंग भी लगेगा। ठीक है, ये सब देखो, हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस का आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इससे पहले देखो, कुछ आपको क्वेश्चंस दिए गए यहाँ पे। विच कंपोनेंट ऑफ द सेल्युलर न्यूक्लियस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरीज हेरिडिटरी कैरेक्टर्स? व्हाट डू वी कॉल ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू द प्रोजेंसी? भाई, वो कौन सा प्रोसेस है, कॉमेंट में ज़रूर बता दो। मैं एंड तक आपको बता दूंगा, दोनों भी बता दूंगा, तीनों के भी आंसर बता दूंगा। विच आर द कॉम्पोनेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल? तो ये पढ़ाते पढ़ाते सब आपका क्लियर हो जाएगा और बाद में मैं आपको आंसर भी इसका बता दूंगा। और कोई सोच सकता है तो फटाफट मुझे यहाँ पे कमेंट पे बता दे। बहुत आसान है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। सुनो अभी, हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस, इससे आप क्या समझते हो? पहली बात, जो हेरिडिटी क्या होता है आपका, हेरिडिटी की अगर हम बात करें या फिर आपके जो हेरिडिटी चेंजेस होते हैं उसकी अगर हम बात करें तो वो क्या होता है? ये होता है बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वाया जीन्स। बस, दैट्स इट। ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, ये ही वो 100% जो है लाइन है, आपको कवर करना है आपके एग्ज़ाम में, ताकि इससे समझ में आ जाए एग्जामिनर को कि आपको हेरिडिटी का मतलब पता है। पर ये बाकी के सारे जो चीज़ है, जैसे आप देख पा रहे हो जोहन ग्रेगर मेंडल वगैरह है, ये सब वो लोग हैं जो कि पायोनियर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स है, जिन्होंने ये सारी चीज़ें खोज की है, जिस पर जो है रिसर्च किया गया है, जिस पर बायोटेक्नोलॉजी के एरिया में फोकस किया गया है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पर इन्होंने सेल्स के बारे में जो भी है बहुत कुछ बताया हुआ है, और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बहुत कुछ जो है यहाँ पर रिसर्च डिस्कवर किया है। ये सारे एक्सपेरिमेंटल के बेसिस आपको जो है हिस्ट्री यहाँ पर दिया हुआ है। अराउंड द पीरियड आपको दिया 1886 के बीच में। ये जो है आपका पूरा रीडिंग पर्पस है यहाँ पे। चलो ठीक है, इट्स टुक अ लॉन्ग टाइम फॉर हिम टू अंडरस्टैंड। ये सब कहानी, बहुत लंबा समय लगा उसको रिसर्च करने में अबाउट हेरिडिटी और ये सब। ठीक है, ये हगोडी राइस आया बाद में, ये नाम भी बहुत फेमस है, हगोडी राइस बहुत ज़्यादा फेमस है। कुछ याद ना हो या ना हो, आपको हगोडी राइस जल्दी याद हो जाएगा। मीनवाइल इन 1902 वॉल्टर एंड सुटॉन ऑब्जर्व द पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन द सेल ऑफ ग्रासहोपर। क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया पेयर्ड क्रोमोसोम्स इन सेल्स ऑफ ग्रासहोपर। अंटिल देन इट वाज नॉट नोन टू एनीवन। भाई, वॉल्टर और सुटॉन एक पहले बंदे थे जिन्होंने आपको बताया कि क्रोमोसोम जो है यहाँ पर पेड है, किसके अंदर, सेल्स ऑफ ग्रासहोपर के अंदर। चलो ठीक है, ये सारे उनके जो भी रिसर्च कारनामे आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। हेरिडिटी का यहाँ पे मतलब आपको पता चल गया, ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वाया जीन्स। दैट्स इट, इसका इतना ही मतलब हुआ। चलो The technique of recombinant DNA technology emerged which has vast scope in the field of genetic engineering। तो भाई, जेनेटिक इंजीनियरिंग आप कर सकते हो अगर आप जो है पहले बायोटेक्नोलॉजी का आपको कोर्स परस्यू करना पड़ेगा। तो ये सारी जो चीज़ है, टेक्नोलॉजी रिसर्च जो है आपके बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर में आता है। तो अगर आपका डीप इंटरेस्ट है कि भाई डॉक्टर से अलग लाइन हो जाती है, ये आपका MBBS वगैरह वो सारी चीज़ में नहीं आता, ये अपने आप में ये इंजीनियरिंग है जहाँ पे रिसर्च का वर्क चलता है, जहाँ पर आप जो है और भी इन्वेंट्रीज करते हो और भी जो है यहाँ पर आप नई नई चीज़ें जो फाइंड आउट करते हो, डीप में रिसर्च करते हो। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग आपका जो है एक फील्ड है जहाँ पे क्या होता है, द टेक्निक ऑफ रिकम्बिनेंट
of DNA technology emerged has a vast scope in the field of genetic engineering. The science of heredity is useful for diagnosis. आप डायग्नोस करते हो उसके लिए यूजफुल है, ट्रीटमेंट के काम आता है यहाँ पर, प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ एनिमल्स, यहाँ पे क्या होता है प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, उसके लिए भी आपको हेरिडिटी पहचानने के लिए काम आती है। अगर मैं बात करूँ ये हो गए, ये आपके दादाजी है, ठीक है, ये आपके पिताजी है, ये आप खुद हो, ठीक है। सो ये इस तरीके से आपका जो जनरेशन पासिंग ऑफ जनरेशन होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे क्या होता है बेसिकली आपका जो जीन्स है वो ट्रांसफ़र किया जाता है, कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ आती है। अब जैसे कि ये दादाजी है तो आपका और दादी जी का कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पर, यानी दोनों के जीन्स के या फिर इनके पूर्वजों के जीन्स के भी जो है आप में जो है लक्षण आ सकते हैं। और इसी तरीके से आपका जो है हेरिडिटी में यहाँ पे पास ऑन होता है, यानी कि बायोलॉजिकल ट्रांसफ़र होता है। तो इसमें क्या होता है कि सिमिलैरिटीज़ आपको मिलती है, ऐसा नहीं कि भाई दूसरे के स्पीशीज़ का, जैसे कि अगर हम इंसान की बात करें तो यहाँ पे कुत्ते या बिल्ली के भी जो जीन्स है हम में ट्रांसफ़र होके आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। हेरिडिटी चेंजेस यानी वो होता है कि इन द स्पीशीज़ इटसेल्फ, समझ रहे हो, मतलब कि आपके जो पूर्वज है उन्हीं के क्वालिटीज़ या उन्हीं के जो जीन ट्रांसफ़र है सिमिलर आप में पास ऑन होते हैं। सिमिलर बोल रहा हूँ, सेम नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, समझ गए। तो ये होता है आपका हेरिडिटी चेंजेस होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे आता है आपका ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, ये 3 टर्म आता है। तो भाई यहाँ पे क्या है, आरएनए एक होता है आपका, सिंपली आप उससे समझ सकते हो, द जीन्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, जो आपका डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। और ये जो जीन्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ सेल एंड हियर बाय कंट्रोल द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। तो जीन जो आपका प्रेजेंट होता है डीएनए के अंदर, जो जीन आपका प्रेजेंट होता है डीएनए के अंदर, उसका रोल क्या होता है, उसका रोल यानी कि फंक्शनिंग ऑफ सेल वो होता है कि वो कंट्रोल करता है आपके स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ बॉडी को। किसको, स्ट्रक्चर, पहला चीज़ क्या हुआ, स्ट्रक्चर हुआ। ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग, ये 2 चीज़ को यहाँ पे जो है कंट्रोल करता है। कौन करता है, जीन कंट्रोल करता है। यहाँ पे जीन प्रेजेंट इन द डीएनए, डीएनए के अंदर जो है आपका जीन प्रेजेंट होता है। Information about protein synthesis is stored in DNA and synthesis of appropriate proteins as per requirement is necessary for body. So जो synthesis होते हैं आपके वो stored होते हैं DNA में, और synthesis of appropriate proteins उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है यूटिलाइज करता है आपका बॉडी। सो दिस प्रोटीन आर सिंथेसाइज बाय डीएनए थ्रू आरएनए। सो ये जो सिंथेटिकेशन होता है, जो सिंथेसाइज होता है, ये कहाँ से होता है, थ्रू आरएनए से होता है, ठीक है, डीएनए थ्रू आरएनए। दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा, उसके लिए वर्ड है सेंट्रल डोग्मा, जहाँ पे आपके आरएनए से जो है, आरएनए से डीएनए के थ्रू पास ऑन होता है, जहाँ पर सिंथेसाइज्ड होता है आपका प्रोटीन जितना भी रिक्वायर्ड होता है आपके बॉडी को। सो आरएनए प्रोड्यूस करता है सीक्वेंस ऑफ क्या, न्यूक्लियोटाइड्स। क्या प्रोड्यूस करता है, न्यूक्लियोटाइड्स। देखो ध्यान से सुनना और समझना, नहीं पढ़ोगे ये लेक्चर तब भी चलेगा, लेकिन ध्यान से सुनना और समझना। इन आरएनए इज प्रोड्यूस एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए। Only one of the 2 strands of DNA is used in the process. The sequence of nucleotides in mRNA, यहाँ पे sequence की बात कर रहे हैं, किसके, sequence of nucleotides in mRNA being produced is always complementary। यहाँ पे क्या होता है, जो सीक्वेंस प्रोड्यूस होता है आरएनए के अंदर, जो mRNA आपको दिया गया है, वो जो होता है प्रोड्यूस बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री होता है टू द डीएनए स्ट्रैंड यूज्ड फॉर सिंथेसिस। बिसाइड्स देयर इज यूरासिल इन, ये जो है आपका एक यहाँ पे हम बोल सकते एलिमेंट है, ठीक है। सो यूरासिल इन आरएनए इंस्टेड ऑफ थाइमाइन ऑफ डीएनए। सो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, आपका यूरासिल होता है आरएनए के अंदर इंस्टेड ऑफ थाइमाइन ऑफ डीएनए। चलो क्लियर हुआ आपको। यहाँ पर ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ पे आरएनए सिंथेसिस करता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। सिंथेसिस आपको समझ में आया क्या है, सिंथेसिस यानी आरएनए से, आरएनए के थ्रू जो प्रोटीन लेवल जो है जितना रिक्वायर्ड है बॉडी के लिए वो पास होता है आपके डीएनए में। डीएनए के अंदर मौजूदा जो जीन्स होता है वो
आपके सेल्स को जो है वहाँ पर कंट्रोल करता है, स्ट्रक्चराइज्ड करता है और फंक्शनिंग करता है। बस इतना ही आपको समझना है। समझ में आया? ये जो टॉपिक था यहाँ पे प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्लियर हुआ? चलो, कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अभी यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का जो ये डायग्राम है आपको याद रखना ज़रूरी है। ये जब भी आप जो है मेंशन करोगे तो आप एग्ज़ाम में जब भी लिखोगे तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसक्रिप्शन में आपको दो चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पे जो है आपको इस तरीके का सेल बना देना है। सेल के अंदर आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स आपको फिल कर देना है। देखो ये जो हो गया, आप इस तरीके से एक नॉर्मल सा लाइन बना सकते हो और ये जो होता है आपका डीएनए होता है। ठीक है, सो ये आपको नॉर्मली बना देना है यहाँ पर। और एक ये क्या बोलते हैं हम लोग, उसमें से निकलते तो चन्नी, कुछ तो भी ऐसा वर्ड होता है, तो वो उस तरीके से आप ड्रॉ कर दोगे तब भी चलेगा। एक क्लियर कॉन्सेप्ट बनना चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए और न्यूक्लियोटाइड्स। और आप बता सकते हो कि ऐसा प्रोसेस हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन यानी सिंथेसाइज हो रहा है अंदर। ठीक है, आरएनए टू डीएनए। सो एमआरएनए फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस कम्स इन साइटोप्लाज्म, इट ब्रिंग्स इन द कोडेड मैसेज फ्रॉम डीएनए। सो एमआरएनए फॉर्म होता है न्यूक्लियस के अंदर, जो कि आपके साइटोप्लाज्म के अंदर से आता है। कहाँ से आता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, अभी ये क्या करता है? इट ब्रिंग्स द कोडेड मैसेज। ये जो है कोडेड मैसेज लेके आता है। कहाँ से? डीएनए से लेकर आता है। और उस मैसेज के अंदर क्या होता है? अमाइनो एसिड होता है जो डीएनए से भेजा जाता है। कोडेड मैसेज आपके, ठीक है, मतलब एमआरएनए के लिए जो भेजा जाता है वो उस अंदर कोडेड मैसेज के अंदर अमाइनो एसिड होता है। द कोड फॉर ईच अमाइनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, इट इज कॉल्ड एज ट्रिपलेट कोडॉन। बहुत फेमस है, ये याद रखना है आपको, ट्रिपलेट कोडॉन। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रिपलेट कोडॉन बोलेंगे। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ये हमारे इंडियन साइंटिस्ट जो है, तो हैज़ मेड एन इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्कवरी ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन्स फॉर 20 अमाइनो एसिड्स के लिए इन्होंने जो है ट्रिपलेट कोडॉन को यहाँ पर डिस्कवर किया था। इनके इस काम के लिए इनको नोबेल अवार्ड भी दी, नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। ईच एमआरएनए इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन्स एज पर द मैसेज ऑफ एमआरएनए। Amino acids are supplied by the tRNA. For this purpose, tRNA has anticodon having complementary sequence of the codon. tRNA क्या है? वो है एक एंटीकोडॉन है जो कि आपके सीक्वेंस को मेंटेन करता है, जो आपका कोडॉन का सीक्वेंस उसको मेंटेन करता है ऑन mRNA। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। देखो एक और बार बता देता हूँ, ध्यान से देख लेना, ओके? क्लियर हो जाएगा सब कुछ, एकदम मज़ा आ जाएगा। सुनना, चलो। ईच एमआरएनए इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन, ये तो फैक्ट है, इसको समझ लेना है। देखो बायोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हो, साइंस का जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको जो है सारी चीज़ें को याद रखना पड़ेगा। इसके पीछे कोई लॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इसको बस एज अ फैक्ट समझ के, जो डिस्कवरी बेस्ड होता है, जो कि रिसर्च किया जाता है, सो उसके बेस्ड पर आपको जो है ये सारी चीज़ें याद करनी पड़ती है। तो ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है भाई आप लोगों के लिए भी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप अगर इंटरेस्टिंग वे में इसको याद करने की कोशिश करो तो भाई मेमोरी पावर भी आपका अच्छा चाहिए। ठीक है, इसको पढ़ाई में फोकस रखो। चलो, सो मैसेज ऑन mRNA जो है उसके अंदर क्या होता है? जैसे बताया आपको, अमाइनो एसिड होता है जो कि कोडेड मैसेज होता है ना, वो सप्लाइड होता है किससे? tRNA के थ्रू। और tRNA कुछ नहीं है, आपका जो है ट्रांसलेशन है यहाँ पे। tRNA इज ऑल्सो नोन एज योर ट्रांसलेशन ऑफ RNA। फॉर दिस पर्पज tRNA एज एंटीकोडॉन। उसके पास क्या होता है? एंटीकोडॉन होता है। अभी जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन का डायग्राम दिया है। ये देखो, ये न्यूक्लियस हुआ यहाँ पर, और ये इस तरीके से आपका जो है ये mRNA है। क्या है आपका? mRNA है। ये ट्रांसक्रिप्शन आप बोल सकते हो, जो कि आपका इस तरीके से जो है राइबोसोम, ये होता है आपके राइबोसोम। एक बोलते हैं ना, एक क्या बोलते हैं हम लोग? सबस्ट्रेट बोलते हैं। तो सबस्ट्रेट के फॉर्म में यहाँ पर लॉक हो जाता है आपका, क्या होता है? लॉकिंग होता है। सो राइबोसोम और tRNA जो है यहाँ पर आपके कोडॉन, तो थाउजेंड्स ऑफ कोडॉन होते हैं। ठीक है, सो इसको हम लोग कैसे कंसिडर करते हैं? ट्रिपलेट में कंसिडर करते हैं। तो उनके बीच में जो है, हर तीन के बीच में जो है ना, हर तीन के बीच में इसमें थाउजेंड्स ऑफ कोडॉन होता है। tRNA आपका एंटी कोडॉन होता है। मतलब ये चाबी हुआ तो ये ताला हुआ, समझ में आ रहा है? ये कोडॉन है तो ये एंटी कोडॉन है, समझ में आया?
ट्रिपलेट की बात कर रहे हैं तो तीन तीन के बीच में जो है एक चाबी है, इस तरीके से वो फिक्स हो जाता है सबस्ट्रेट के अंदर। वो स्ट्रक्चर आपका कुछ नहीं बल्कि राइबोसोम होता है। क्या होता है? राइबोसोम। तो इस प्रोसेस को हम दो तरीके से बता सकते हैं, मतलब उसको ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ट्रांसलेशन आपको समझ में आ गया यहाँ पे। तो अभी जो अमाइनो एसिड ब्रॉट इन बाय टीआरएनए आर बॉन्डेड टुगेदर बाय पेप्टाइड। अभी ये पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? इसकी मदद से जो है आपके आरआरएनए को बॉन्ड किया जाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड टू एमआरएनए टू अदर एंड बाय द डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन। तो वही जो मैंने अभी आपको बताया, ट्रिपलेट जो खांचे में आपका सबस्ट्रेट में फिक्स होता है, ट्रिपलेट कोडॉन जो होता है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इसको आप क्या बोलोगे? ट्रांसलोकेशन बोलोगे। देखो बहुत डीपली आपको बताया, समझ में आ जाना चाहिए। अभी यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो ये दिया मेन सीक्वेंस है। अभी इसमें रिप्लेसमेंट आपको किया है, देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है। सो रिप्लेसमेंट किया है, क्या रिप्लेसमेंट किया है आपका? यहाँ पर सारी चीज़ें देखो सेम है। यहाँ पर ये देखो, ये पार्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये इतना पार्ट है और ये इतना, यहाँ पे ये इसका रिप्लेसमेंट सिस्टम है। इन तीनों को जो है हटा दिया है और ये प्लेस कर दिया है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका रिप्लेसमेंट सिस्टम में लाइव ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल लाइक देमसेल्फ ड्यू टू जीन्स ओनली एंड सम ऑफ दोज जीन्स आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन विदाउट एनी चेंजेस। तो अभी इससे ये समझो कि अभी जैसे जीन्स में क्या होता है आपका जो है यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ कोडॉन होता है। क्या होता है? थाउजेंड्स ऑफ कोडॉन होता है। ये मान लीजिए ये जो सीक्वेंस है आपके पिताजी का, देखो इस मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, आपके फैमिली से रिलेट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप इसको अच्छे से समझ पाओगे और कोई रास्ता नहीं है इसको और अच्छे से समझाने का, और कोई तरीका नहीं है। अभी देखो इसको मान लीजिए ये आपके डैड का है, यहाँ पर ये हो गया आपका सीक्वेंस, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन हो रहा है। सो अभी यहाँ पर ये हो गया आपका कोडॉन हुआ यहाँ पर, ठीक है। सो ये कोडॉन हुआ। अभी यहाँ पे जो है ट्रिपलेट, यानी कि तीन चीज़ जो है यहाँ पर, ये ट्रिपलेट जो मैंने आपको बताया, ये तीन चीज़ जो ये रिप्लेस हो जा रही है। तो जीन ट्रांसफ़र जब होता है ना, बायोलॉजिकल ट्रांसफ़र, हेरिडिटी चेंजेस इसको ही बोलते हैं, जहाँ पर क्या होता है? ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। सो ये तीन ऐसे की टर्म है यहाँ पर जिनकी मदद से क्या होता है यहाँ पे? ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन और ट्रांसक्रिप्शन होता है। और इसी के मदद से जो है हमारे बायोलॉजिकल ट्रांसफ़र होता है एक इंडिविजुअल में। मतलब अगर ये चीज़ आपके डाइट का सीक्वेंस है और ये रिप्लेसमेंट में ये आपका सीक्वेंस है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलती है और कुछ कुछ जो है रिप्लेसमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। समझ गया? क्लियर हुआ? बाकी तो देखो ये तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, आप उसको पूरा रीड ज़रूर करें, क्योंकि ये फिर रीडिंग करने में आपको मज़ा आ जाएगा। एक बार आप समझ लोगे ना टॉपिक को, तो आपको रीडिंग करने के लिए मज़ा आ जाएगा। चलो अभी यहाँ पे देखो इवोल्यूशन आता है। इवोल्यूशन यानी इसको आप रीड कर सकते हो, यहाँ पे कुछ नहीं होता है बल्कि ग्रेजुअल चेंज, धीरे धीरे चेंज। ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे चेंज होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। उसको हम क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन बोलते हैं। अभी ये पूरा आप रीड कर सकते हो। दिस इज़ अ वेरी स्लो गोइंग प्रोसेस थ्रू विच डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अचीव्ड। ऑल द स्टेजेस इन चेंजेस अकर्ड इन वेरियस कंपोनेंट रेंजिंग फ्रॉम स्टार्स एंड प्लैनेट इन स्पेस टू द, ये सारी चीज़ें जो है आप पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो सुनो, मेन चीज़ क्या है? ग्रेजुअल चेंज अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इसको याद रखो, बाकी आप कहानी बना सकते हो, ये चीज़ आपको समझना है। इसको दिमाग में उतार लो, ये मेमोरी में फिट कर लो, भूलना नहीं चाहिए। 2 GB का मेमोरी है आपका, तो इतना फिट कर लो। 8 GB का है तो पूरा फिट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो समझ में आ गया? चलो इवोल्यूशन आपको क्लियर हुआ। इवोल्यूशन कुछ नहीं है, ग्रेजुअली चेंजेस है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो ये सारी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन आप पढ़ सकते हो। मतलब इन्होंने क्या क्या बताया इसमें, अमीबा, पैरामेशियम, मैन एंड जाइंट वेल, इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी गई है। लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ एवरीवेयर। तो ये सब मतलब जब भी कुछ भी नहीं था, जब भी अर्थ में एग्जिस्टेंस लाइफ का जन्म हुआ था आफ्टर डायनासोर, तो उसके बाद का सब कुछ यहाँ पे आपको जो है सब कुछ दिखाया है, वो सब आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। अभी देखो यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। अभी एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में हम लोग कैसे कंसिडर करते हैं, अभी ये सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बताता हूँ, ये भी बताऊँगा, ऐसा नहीं। पहले डायनासोर का समझ लो। आज अगर हम बात करते हैं ना कि लिजर्ड की, देखो ध्यान से सुनना,
ये जो लीजर्ड हो गए, या फिर हम बात कर रहे हैं आपका एक एलिगेटर हो जाता है, ठीक है, ये एलिगेटर वगैरह हो गया, या फिर हम बात कर रहे हैं आपका जिराफ हो गया। खाली सुन लो, अभी पहले अच्छे से सुन लो, समझ में आ जाएगा सब कुछ। लिजर्ड की बात की हमने, एलिगेटर की बात की हमने, जिराफ की बात की हमने, ठीक है। आपको पता है बहुत सारे स्पीशीज़ ऑफ डायनासोर होते थे, टिरानोसॉरस होता था, बहुत सारे अलग अलग होते थे जिनके तो नाम मैं अभी रिकॉल भी नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि मेरे को ज़्यादा 10 से 15 नाम याद भी थे, लेकिन अभी आपको पढ़ाते वक्त मुझे याद भी नहीं आ रहे वो नाम सारे। सो बहुत सारे थे, मतलब एक लॉन्ग नेक वाला भी हुआ करता था डायनासोरस, आपको पता होगा तो इस ये जो है ना मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस है, ये जो सारी चीज़ें हैं ना आज के दौरान, आज के जीवन में जो है ये सारी चीज़ें जो है एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन उनके कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़, कुछ कुछ कंपोनेंट्स या कुछ कुछ तत्व जो है हमें इनमें देखने को मिलते हैं। यस, जैसे अगर हम इंसान की बात करें तो हम समझ सकते हैं गोरिल्ला हो गया, एक तो आपका गोरिल्ला हो गया, आपका ओरंगुटैन हो गया। ओरंगुटैन पता है ना, चिंपांजी का समझ लो बड़ा प्रजाति, आप समझ सकते हो कुछ इस तरीके से। ओरंगुटैन हो गया आपका, गोरिल्ला हो गया आपका, चिंपैंजी हो गया। ये सारी चीज़ें जो है ना, अभी मान लो यहाँ पे एक एक ऐसा, मतलब समझ सकते हो एक ऐसी स्पीशीज़ थी जो पास ऑन होते होते दो अलग अलग ब्रांच में डिवाइड हो गई। तो इसमें हम तो इंसान तो विकसित हो गए, लेकिन ये बेचारे बंदर के बंदर ही रह गए। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेपरेशन या डिवाइडेशन बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो जहाँ पे इंसान जो है उनके भी अलग अलग 8-9 फॉर्म्स होते हैं, सेपियंस, होमो सेपियंस, सेपियंस, वो सारी चीज़ें होती है। उसके बाद जो है हमें हमारा रूप मिलता है ना। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है ना हम जिसके थ्रू रिलेट कर रहे हैं खुद को, वो कुछ नहीं है बल्कि वही आपका जो है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस है। उसी को हम क्या बोलेंगे, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस बोलेंगे। सो कलेक्टिव थिंकिंग अपॉन ऑल अबाउ मेंशन थियरीज इम्प्लाइज द इवोल्यूशन इज एवर लास्टिंग प्रोसेस ऑफ चेंजेस। तो क्या क्या दिया आपको, वेरियस सिमिलैरिटीज़ दिया है आपको यहाँ पे। ये सारी चीज़ें आपको दी गई है जिसमें प्लांट वगैरह, और उसका भी आप डिस्कस कर सकते हो क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं बॉटनी के पार्ट पर ज़्यादा डीपली नहीं जाता, मैं जो है यहाँ पर आपको ज़ूलॉजी के पार्ट पर ज़्यादा समझाता हूँ। सो ज़ूलॉजी में जहाँ पे आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में समझते हो, जो कि आपके एनिमल्स आ जाते हैं, उसमें ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं। बॉटनी में पूरे का पूरा फ्लावर्स और वो सारी चीज़ें होती है ना। सो चलो, यहाँ पे आपका तो हो गया, एक मॉर्फोलॉजिकल हो जाता है एविडेंस। दूसरा आपका होता है एनाटॉमिकल एविडेंस होता है। एनाटॉमिकल एविडेंस होता, इसका क्या मतलब होता है, अभी ये देखो ह्यूमन का हैंड कुछ इस तरीके से हो गया, ये 4 लेग ऑफ ऑक्स कैसा होता है, ये पेटागियम ऑफ बैट कैसा होता है, ये सारी चीज़ें को हम क्या बोलते हैं, मिलती जुलती चीज़ें बोलते हैं। ये फ्लिपर ऑफ वेल होता है। सो इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व द पिक्चर्स देयर डजंट सीम एनी सुपरफिशियल सिमिलैरिटी बिटवीन ह्यूमन हैंड, 4 लेग ऑक्स, फ्लिपर, यानी कि ज़्यादा सिमिलैरिटी नहीं है। सिमिलरली यूज ऑफ ईच ऑफ दो स्ट्रक्चर इज डिफरेंट इन रिस्पेक्टिव एनिमल्स, हाउएवर देयर इज सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स एंड बोनी जॉइंट्स इन ऑर्गन्स ऑफ दिस ईच ऑफ दोस एनिमल। दिस सिमिलैरिटी इंडिकेट्स दैट दोस एनिमल्स में हैव कॉमन एंसेस्टर। एंसेस्टर का मतलब यही हो गया कि आपकी जो पूर्वज, जो बोलते हैं ना बहुत जूनी जाति या बहुत जूनी जो आपके स्पीशीज है, उसी की हम बात कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, एंसेस्टर बोलते हैं। जैसे अगर हम हमारे एंसेस्टर की बात करें तो कौन हुआ करते थे, वो सब मतलब जो वेल रिफॉर्म्ड या वेल डेवलप्ड नहीं थे उस टाइम पर, हम उसकी बात करते हैं। जैसे पहले अगर आप समझना चाहते हो तो आप बंदर को ही समझ सकते हो, और उसी तरीके से जो वो सारे हमारे क्या थे, वही सब एंसेस्टर थे। तो उनके थ्रू जो है हमें पास ऑन हुआ है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है पास ऑन हुई है, और जो मतलब यही सारे हमारे एनाटॉमिकल एविडेंसेस भी होते हैं, है ना। अभी उसके आगे आपका आता है वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स अभी क्या क्या होता है, अभी देखो जो ऑर्गन्स आप देख सकते हो, जैसे कि आपके पास जो है यहाँ पर ईयर मसल्स है, छोटी आंड जिसको बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया आपका, विजडम टीथ एंड ऑल हो गया, ये सारी चीज़ें, ये सब क्या है, ये बेसिकली कुछ नहीं, जेनेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर। यहाँ पे टेल बोन कॉकिक्स है, जो बंदर को पूंछ होती है वो हमें नहीं है, बट यस ये जो है पूंछ का ज़रिया है, कॉकिक्स जिसको बोलते हैं। सो ये सारी चीज़ें आज भी जो है ह्यूमंस में एग्जिस्ट करती है। हो सके बहुत सालों के बाद ये कॉकिक्स जो है ह्यूमन में हो ही ना। ये एक ऐसा पार्ट ऑफ द बोन है आपका
जो कि आपके बॉडी को रिक्वायर्ड ही नहीं है, लेकिन ये एक एविडेंस के तौर पर है, एनाटॉमिकल एविडेंस के तौर पर है ये चीज़ कि ये जो है आपके एंसेस्टर में थी, वहाँ से ही आपको ये चीज़ आई है कॉकिक्स की। सो हमारे बॉडी के बाहर तो पूंछ नहीं निकला है, लेकिन ये अंदर से जो है उसका बोन ज़रूर है, ठीक है। सो ईयर मसल्स वगैरह हो जाता है, ये टीथ हो जाता है, ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ से आई है? ये प्रेजेंट करंटली है ह्यूमन बींग में, लेकिन ये जो है, ये जो फंक्शनल ऑर्गन्स है, ठीक है, ये सारी जो फंक्शनल ऑर्गन्स है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स है आपके, ये सारी चीज़ें आपके एंसेस्टर में भी प्रेजेंट थी, बट थोड़ा चेंजेस था उनमें, समझ में आया? वेस्टिजियल ऑर्गन्स जैसे कि आप अभी यहाँ पे देख पा रहे हो, आपके फॉसिल्स जो होते हैं, जो कि मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं आपके, जो कि आपके पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं। तो ये फॉसिल्स के रूप में आप इसको समझ सकते हो। जैसे डायनासोर का भी जो है यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर इस चीज़ को जो है इन्वेंट करा गया था। सो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस में क्या होता है, यहाँ पर देखो, अ क्वेश्चन में अराइज इन योर माइंड दैट विच ऑर्गेनिज्म एक्सिस्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स, हाउ कैन वी टेल दिस? नाउ दिस हैज सम प्रूफ लाइक दिस, यानी सम फॉसिल्स के इसके तहत जो है हम पता लगा सकते हैं। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस को बोलते हैं। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म गेट बरीड ड्यू टू डिजास्टर इन लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, वोल्केनो इरप्शंस, रेमनेंट्स एंड इम्प्रेशंस ऑफ सच ऑर्गेनिज्म रिमेन प्रिजर्व्ड अंडरग्राउंड। तो रेमनेंट्स एंड इम्प्रेशंस यानी कि फॉसिल्स ही हुआ, ऑफ सच ऑर्गेनिजम्स रिमेन प्रिजर्व्ड अंडरग्राउंड, दिस आर कॉल्ड एज फॉसिल्स। Study of fossils is an important aspect of study of evolution। देखो फॉसिल्स जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आप साइंस के ब्रांच में जियोलॉजी में पढ़ते हो, ये बायोलॉजी का काम नहीं है। ये काम किसका है? जियोलॉजी का काम है। अब ये भी आपको नहीं पता होगा, अभी तो आप बहुत छोटे हो इन सारी चीज़ों के लिए, लेकिन ये धीरे धीरे पता चल जाएगा। ये जो है एक रिसर्च एरिया होता है यहाँ पर फॉसिल्स के बारे में, जहाँ पे आप अलग अलग टाइप के कुछ भी हो गया, मतलब जो बहुत जूनी खोज बोलते हैं ना जिसको, जो धसी हुई है, छुपी हुई है आज भी, जो बहुत जगह पर जो है, बहुत जूने बहुत एंशियंट टाइम्स के जो भी है वो रिसर्च का काम करते हैं। जैसे स्टोन का हो गया, या फिर कोई भी ऐसे एनिमल्स का हो गया, या कुछ भी ऐसा जहाँ पे आपको जो है पुरानी प्रूफ, पुराने एविडेंसेस मिलते हैं। ये सारा चीज़ जो है आपका जियोलॉजी में होता है। चलो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, देखो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ ग्राउंड लेवल एंड फॉसिल्स। अभी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अभी मैं ख़त्म करता हूँ, नहीं तो आपको भी कंटाला आ जाएगा, है ना। सो ये एक लास्ट देख लो बस, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, एव्स बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है, एम्फीबियन स्पीसीज है, इनवर्टिब्रेट्स है। सो इस तरीके से जो है यहाँ पर हमने क्लासीफाई किया है। क्या किया है? क्लासीफाई किया है। देखो स्ट्रक्चर ऑफ ग्राउंड लेवल एंड फॉसिल्स। तो भाई ये देखो, ये ज़मीन से चिटके हुए है, ये पानी से आपके जो है, ये ज़मीन और पानी दोनों में भी है, समझ रहे हो ना। फ्रॉग और क्रोकोडाइल जो है आपका ज़मीन में भी होता है, ग्राउंड पर भी होता है, फ्लोर पर भी होता है आपका, और पानी में भी होता है। फिशेस जो होते हैं आपके, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती है? पैलेओज़ोइक एरा में आती है। पैलेओज़ोइक एरा में आती है ये सारी चीज़ें। सीनोज़ोइक एरा में क्या होता है? सिर्फ उड़ने वाली चीज़ें आती है, एव्स, बर्ड्स और मैमल्स भी आते हैं, ऐसा नहीं। तो सीनोज़ोइक एरिया में क्या क्या होता है? एव्स, बर्ड्स, मैमल्स, वो सारी चीज़ें। मीज़ोज़ोइक एरिया में क्या होता है? आपके रेप्टाइल्स आते हैं। कौन आते हैं? रेप्टाइल्स आते हैं। तो आपको समझना है इनवर्टिब्रेट्स क्या क्या है, वो ये सारी चीज़ें। इनवर्टिब्रेट्स है एम्फीबिया स्पीसीज में फ्रॉग, क्रोकोडाइल और ये सारी चीज़ें आ गई। रेप्टाइल्स है, एव्स, बर्ड्स, मैमल्स है, जो कि आपका सीनोज़ोइक एरा में आते हैं। सो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्लासिफिकेशन आपको याद होना चाहिए। सो अभी यहाँ पे देखो, इन्होंने बताया डकबिक, प्लेटिपस, पेरिपैटस, सम एनिमल्स विद स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो भाई ये ऐसा खतरनाक जो बोलते हैं ना, एकदम तबला तोड़ इवोल्यूशन हुआ है यहाँ पर इनमें। इवोल्यूशन है, रिसर्च नहीं बोल रहा हूँ। लंग फिश होता है एक, ये हो गया डकबिल, प्लेटिपस, मतलब इनके जो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसे है कि हम सिमिलैरिटीज़ ही नहीं पता लगा सकते। मतलब लगा सकते हैं ऐसा नहीं है, बट इतना चेंजेस होता है ना, जो बोलते हैं ना ड्रास्टिक चेंजेस बोलते हैं, वो सारी चीज़ें इनमें होती है। लंग फिश जैसे अलग ही कुछ नया ही हमको देखने को मिल गया, वैसा होता है ड्रास्टिक चेंज आपका यहाँ पे इन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो भाई आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो पसंद आया वीडियो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, चलो सपोर्ट दो, बस कुछ नहीं, एक ग्रोथ मिलेगा मुझे, तो आपके साथ और भी जो ज़्यादा चीज़ें मैं मोटिवेट होकर शेयर करूँगा, मेरे एक्सपीरियंसेस भी, मेरे नॉलेज भी, सारे कुछ चीज़ें शेयर करूँगा। तो दोस्तों के साथ, सभी के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।